ग्रेविटी, ये नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? आप सभी में सबसे ज्यादा लोग हमेशा यही बोलते हैं कि ग्रेविटी यानी कि जिस वजह से हम जमीन पर टिके हुए हैं, यानी कि जो फोर्स हमें खींच रही है अपनी तरफ, उसे ही ग्रेविटी बोलते हैं। बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा लोग हमेशा यही बात बोलते हैं, या फिर वो बोलेंगे कि अर्थ के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर जो फोर्स उनको खींचती है उसे ही ग्रेविटी बोलते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन मैंने यहाँ पे मैग्नेट क्यों कहा है? अब आप बोलोगे इसीलिए क्योंकि ग्रेविटी फोर्स है और वो खींचती है अपनी तरफ, तो इसीलिए मैंने मैग्नेट कहा है। लेकिन मेरी इस बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए कि हर एक चीज, दुनिया की हर एक चीज, दुनिया की नहीं, यूनिवर्स की हर एक चीज जिसके बारे में आप सोच सकते हो, आप भी एक मैग्नेट हो। जी हाँ, आप भी एक मैग्नेट हो। हर एक चीज इस दुनिया की एक मैग्नेट है। लेकिन अब आप बोलोगे वो कैसे? हाउ? ऐसी शक्ति जिसने कि सन के अंदर की गैसेस को उसी के अंदर रोका हुआ है, उसको कहीं नहीं निकलने देती। ऐसी शक्ति जिसके अंदर भी आपने बॉल को हवा में उछाला, फिर भी वो वापस नीचे ही आके गिरी। कार के ब्रेक लगाने के बावजूद भी गाड़ी नहीं रुक रही है और नीचे ही आके जा रही है। एक ऐसी शक्ति जिसने कि अर्थ को और बाकी सभी प्लैनेट्स को एक प्रॉपर पोजीशन के अंदर, एक सीधी लाइन में, एक ऑर्बिट्स के अंदर स्ट्रेट बना के सन के सामने रखा। एक ऐसी शक्ति जिसने कि मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए फोर्स किया। ऐसी शक्ति जो कि ओशियंस के अंदर टाइड्स को लाती है। अर्थ के अंदर आप चल पा रहे हो, जबकि आप स्पेस के अंदर उड़ रहे हो। आपका पेन आपके डेस्क से रोल होते हुए जमीन पे आकर गिरता है। पेपर हवा में उड़ने के बाद भी नीचे आकर ही गिरता है। पहाड़ से पत्थर जमीन पे आकर गिरते हैं। सभी में एक चीज कॉमन, कि वापस आके उनको नीचे ही गिरना है। ऐसी कौन सी शक्ति है? पेड़ के अंदर से एक सेब का न्यूटन के सर पर गिरना। और ये जो महान शक्ति, ये जो महान फोर्स है, इसका नाम है ग्रेविटेशन। एपिसोड 3, फिजिक्स, ग्रेविटेशन। मैंने क्यों कहा कि हर एक चीज एक मैग्नेट है? देखो क्या होता है कि हर एक चीज दुनिया के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट है। हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है। ये बात तो हर कोई जानता है कि हर एक चीज कनेक्ट है। और किस तरीके से कनेक्ट है? वो किसी ना किसी छोटी मोटी चीज में कनेक्ट होती है। और वो कैसे कनेक्ट होती है? फोर्स की मदद से। फोर्स कैसे? फोर्स तो पढ़ा ही होगा आप सभी ने कि फोर्स लगाए बिना ऑब्जेक्ट हिल ही नहीं सकता, कोई चीज हिल ही नहीं सकती। वो वैसे की वैसी ही रहती है। जब फोर्स उस पर लगती है तो वो मूव करती है। ठीक उसी तरीके से फोर्स अपने आप को अट्रैक्ट भी करती है, अपने आप को भी अट्रैक्ट करती है और दूसरी चीजें भी अपने आप से अट्रैक्ट करती है और रिपेल भी करती है, यानी कि अपने आप से दूर भी भेजती है, उसे दूर भी करती है। और सेम उसी तरीके से मैग्नेट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मैग्नेट के प्रिंसिपल्स होते हैं कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और दूसरी नेगेटिव साइड पे वो उसको दूर भेजती है। पॉजिटिव साइड पर वो अट्रैक्ट करती है और नेगेटिव साइड पर वो दूर भेजती है। तो यहाँ पे मैग्नेट के प्रिंसिपल्स मैच खाते हैं। मैग्नेट के प्रिंसिपल्स इज इक्वल टू फोर्स, और फोर्स के प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हुआ? ग्रेविटी। और इसी वजह से, ग्रेविटी की वजह से पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स की हर एक चीज जिसके बारे में आप सोच सकते हो, वो एक ग्रेविटी की मदद से काम करती है। और जब हम इसी ग्रेविटी के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसे ग्रेविटेशन कहते हैं। अब देखो, ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स, ये जो मैकेनिक्स मैंने आपको एपिसोड 2 के अंदर बताई थी, नहीं देखी तो आप पहले उसको भी जाके देखिए, क्योंकि वो भी काफी जरूरी है समझनी। फिजिक्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने आपको भी कनेक्शन समझाया ना फोर्स का, इन चीजों से कैसे आपस में जुड़े हुए होते हैं, सेम उसी तरीके से फिजिक्स के अंदर भी हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर बीच बीच में आप छोड़ के देखोगे तो सब कुछ मिस कर जाओगे और कुछ समझ में नहीं आने वाला। अच्छे से समझने के लिए आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि एपिसोड 2 भी जाके देखिए, जो कि है मैकेनिक्स के ऊपर। अब जो मैकेनिक्स है और ये जो ग्रेविटेशन है, ये दोनों मिला के जो आज हमारे पास सॉल्यूशंस निकलते हैं किसी भी चीज की थ्योरी को फाइंड आउट करने के लिए, वो इन दोनों चीज की मदद से ही हो पाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूटन ने इसे एक यूनिवर्सल कैरेक्टर बनाया, इसको एक हाई स्टेट तक पहुंचाया है, परफेक्शन लाई है इसके अंदर। इसी वजह से ये दो मेन चीज है जिसकी वजह से आज जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी आइडियाज लगाए जाते हैं, वो इन दोनों के बेसिस पे लगाए जाते हैं। न्यूटन के जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो ये बताते हैं कि यूनिवर्स के अंदर हर एक पार्टिकल, हर एक मटेरियल का जो हर एक पार्टिकल है वो भी फोर्स अट्रैक्ट करता है। यानी कि मटेरियल्स के भी पार्टिकल, हर एक चीज, जैसा मैंने आपको बताया था, वो यूनिवर्स के अंदर भी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ फोर्स को। जैसे कि प्लैनेट्स की जो ऑर्बिट्स लगाते हैं वो मून के चारों ओर, वो भी फोर्स की वजह से होता है। जो अर्थ रोटेशन करती है अपनी, वो भी फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि सन जो है वो अट्रैक्ट करता है अर्थ को, जिसकी वजह से उसकी रोटेशन होती है। और इसी ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स की वजह से टाइड्स भी होते हैं।
टाइड्स यानी कि जो समुद्र के अंदर पानी ऊपर नीचे जाता है ना, वो इन फोर्सेस की वजह से होता है जो अर्थ के अंदर पड़ती है। हमारी जो अट्रैक्शन होती है ना फोर्स की, जो अर्थ की, जिसकी वजह से रोटेशन करती है, और उसी फोर्स की वजह से यहाँ पे टाइड्स आते हैं समुद्र के अंदर। और इसी फंडामेंटल फोर्स की वजह से ये पक्का हो गया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स एग्जैक्ट सही है, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हैं। और ऐसे कोई से भी प्रिंसिपल्स नहीं है इन दो प्रिंसिपल्स के अलावा जो कि रॉकेटरी, स्पेस फ्लाइट, इन सब चीजों के बारे में पता किया जा सके, जिसकी वजह से एक ये ग्रेविटेशन और एक ये मैकेनिक्स, इन दो चीजों की वजह से ही रॉकेटरी और स्पेस फ्लाइट जैसी चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। रॉकेटरी यानी कि जिसके अंदर रॉकेट्स के बारे में काम होता है, या फिर जिसके अंदर हम स्पेस के अंदर किसी फ्लाइट को लॉन्च कर सके, ये इन दो चीजों की वजह से पता लगाया जा सकता है। हाँ ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी तब भी चाहिए होती है हमें इन चीजों को कैरी आउट करने के लिए, लेकिन ये तो मेन चीज है जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बनाई है, यानी कि ग्रेविटेशन की एक मॉडर्न थ्योरी बनाई है जिसको कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। अब जो न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन थी, जिसके अंदर हमें क्वांटिटी मास के बारे में पढ़ते थे हम, जिसके अंदर उसके अंदर एक एक्सेलरेशन के बारे में जब उन्होंने अपने काम के अंदर यूज किया, इसको आइंस्टाइन ने जब इसको एक्सेलरेशन को अपने काम के अंदर यूज किया, तो उन्हें पता चला कि एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकती स्पेस के अंदर, क्योंकि जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं तो अर्थ के ऑर्बिट में वो वेटलेस हो जाते हैं, यानी कि उनका वेट का ही नहीं पता चलता, वो हवा में उड़ने लग जाते हैं, ये आपने देखा होगा। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन काम ही नहीं करता, यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन की काम ही नहीं करती। तो तब से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला आइंस्टाइन ने, जिसको कि बोलते हैं कर्व्ड स्पेस टाइम। ये थ्योरी 1950 में पूरी तरीके से बनी और इस थ्योरी को काफी सालों तक बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई, खास करके इसकी मैथमेटिकल ब्यूटी के ऊपर, क्योंकि किसी भी फेनोमेना को एक छोटे से नंबर से बिल्कुल करेक्टली प्रिडिक्ट कर लेती थी। जैसे कि लाइट का बेंड होना ग्रेविटेशन की वजह से अपने एक मासिव ऑब्जेक्ट्स के अराउंड। और इन्हीं रिसेंट ईयर्स के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट बन गया है दोनों ही थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी कहा जाता है। और आइंस्टाइन की ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, इसे न्यूटन की ग्रेविटेशन की थ्योरी से कंपेयर मत करो, क्योंकि ये अलग है दोनों। ये तो बस मैंने इसलिए बताया कि ताकि ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझ पाओ आप। ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये अपना आप में एक बड़ा टॉपिक है और इसको मैं अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर कवर करूंगा। अब हम अपने ग्रेविटी टॉपिक पर वापस आते हैं, ग्रेविटेशन वाले टॉपिक पर। न्यूटन ने इसे कैसे पहचाना था ग्रेविटी को? न्यूटन ने इस ग्रेविटी को ऐसे पहचाना था कि उनके पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स थे जिनके अंदर यूनिफॉर्म डेंसिटी थी, यानी कि बराबर डेंसिटी थी। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया उनके प्रोडक्ट के मासेस से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया उनका जो सेंटर था उसके बीच में जो डिस्टेंस था उसकी वजह से। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो कह सकते हैं कि एक सन है, हम कह सकते हैं कि सन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। वो कैसे? कि कितने भी प्लैनेट्स ले लो, सबसे बड़ा सन है तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा बढ़िया और वो स्ट्रॉन्गर है, जिसकी वजह से सन जो है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और वो ग्रेविटेशन फील्ड वहाँ पे जो उसकी होती है वो ज्यादा होने की वजह से और अट्रैक्ट करने की वजह से ग्रेविटी पुल होती है वहाँ पे। और जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक उसके अंदर रहने वाले इंसान से बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है। और जब भी थ्योरीज के अंदर डेवलपमेंट की जाती है तो इस इंपॉर्टेंट चीज को बहुत ही ध्यान में रखा जाता है, इसको बहुत ही ज्यादा कंसीडर किया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यही एक चीज है जिसकी वजह से यूनिवर्स फॉर्म हुआ है, यूनिवर्स इवॉल्व होते आ रहा है। और वो कैसे? क्योंकि ये सब आपस में अट्रैक्ट थे और ग्रेविटी की पुल होने की वजह से ये जो यूनिवर्स है वो इवॉल्व होते आ रहा है। और इवॉल्व एग्जैक्टली हुआ कैसे? क्योंकि इनके जो ग्रेविटेशन जब पुल हो रही थी तो उससे इवेंट्स होते थे, इवेंट्स यानी कि कोई स्पेस के अंदर एक्सप्लोजन्स होते थे और इन एक्सप्लोजन्स की वजह से प्लैनेट्स फॉर्म होते थे और ऐसे करते करते ये इवॉल्व होते। तो ओवरऑल अगर हम मिला के गए तो ग्रेविटी वही चीज़ है जो आप एक बेसिक चीज़ से इसे याद करते हो कि वो चीज़ जिसकी वजह से हम अर्थ पर चल पा रहे हैं या फिर टिके हुए हैं, क्योंकि वो पुल कर रही है हमें। या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स को हम हवा में उछालते हैं या फिर ऊपर से जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो वो इसीलिए गिरता है क्योंकि ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है। हालांकि ऐसी बहुत सी थ्योरीज है जो कि अटेम्प्ट कर रही हैं ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने की और भी अच्छी तरीके से, क्योंकि साइंटिस्ट को अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीटली इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। क्योंकि मैं आपको हमेशा से यही बोलते हैं और फर्स्ट एपिसोड में भी यही बोला था, कंफर्मेशन कभी भी नहीं होती फिजिक्स के अंदर या साइंस के अंदर। अब ये तो हमने जान लिया ग्रेविटेशन के बारे में, अब इसके आगे और भी टॉपिक्स आने वाले हैं अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर, जिसके लिए आप अपनी इस फिजिक्स की ब्यूटी को जानने की उत्सुकता को बनाए रखिए।